हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम ग्रुप थ्योरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम देखने जा रहे हैं। लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन, देन ए रेज़ टू द पावर m इज इक्वल्स टू e इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स n। दोस्तों मान लीजिए जी क्या है? एक समूह है, जी एक ग्रुप है और ए जी का कोई एलिमेंट है, ठीक है। और ए का ऑर्डर कितना है? एन। एलिमेंट ए का ऑर्डर कितना है? एन। अब यदि कोई पॉजिटिव इंटीजर एम ऐसा है कि ए की घात में एम यानी ए रेज़ टू द पावर एम इज इक्वल टू अगर ई होता है तो अवश्य ही एन जो है वो किसको डिवाइड करेगा? एम को डिवाइड करेगा। और ये इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन है, यानी कि अगर कोई ऐसा इंटीजर जिसको n डिवाइड करता है तो निश्चित रूप से a की घात m बराबर e होगा। या आप इस तरीके से भी समझिए कि अगर a की घात m बराबर e है तो निश्चित रूप से n m को डिवाइड करेगा। तो ये दोनों कंडीशंस एक दूसरे को इंप्लाई करती है, ठीक है। तभी ये इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन है और हमको भी इसी तरह से सिद्ध करना होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मान लीजिए a की घात m बराबर e है, ठीक है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि किसी एलिमेंट के ऑर्डर से संबंधित अनेक सारे वीडियोस पहले भी बनाए जा चुके हैं, अनेक सारे थ्योरम्स जिसमें हमने डेफिनेशन से शुरुआत करते हुए हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से समझा है पिछले थ्योरम्स में। तो अगर आपने वे सारे थ्योरम्स नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे थ्योरम्स, सारे के सारे वीडियोस का लेक्चर क्रमांक वाइज यानी एकदम सीरियल वाइज सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। तो अगर आप शुरू से शुरुआत करते हुए लाइन से सारे वीडियोस देखते हैं तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। तो आप जरूर जाइएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सारे के सारे वीडियोस के लिंक जो दिए हुए हैं तो आप लाइन से सारे वीडियोस जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि a की घात m बराबर e, ठीक है। अच्छा, और हमें दिया क्या गया है? एंड इट इज गिवन दैट ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू n। तो भैया ए का ऑर्डर अगर n है तो ऑर्डर की डेफिनेशन के अनुसार, किसी एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन के अनुसार n वह सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, है ना। n वह सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसके लिए a की घात n बराबर e होगा, क्योंकि n कौन है भाई? n a का ऑर्डर है। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होता है, ऐसा सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसको उस एलिमेंट के पावर में लगाने से क्या आ जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट ई आ जाए। तो ए का ऑर्डर हमको n दिया है, इसका मतलब n ही वह सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसको a के पावर में लगाने से e मिलता है। परंतु m भी एक ऐसा इंटीजर है जिसको a के पावर में लगाने से e मिलता है। लेकिन m और n, देखो m और n दोनों में क्या खास बात है? दोनों में एक कॉमन क्या बात है कि a के पावर में m लगाने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है और a के पावर में अगर n लगाएं तब भी हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो प्रश्न उठता है कि दोनों में छोटा कौन होगा? तो दोस्तों n कौन है? n a का ऑर्डर है। इसका अर्थ यह है कि n सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसको a के पावर में लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिला है, ठीक है। यानी साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर n जो है वो इस तरीके से m के साथ रिलेशन रखता है, लेस देन इक्वल्स टू वाली रिलेशन रखता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि n m से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि n a का ऑर्डर है और इसलिए वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो कि a के पावर में लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट देता हो। अब हम डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से, ठीक है, हम n से m को डिवाइड करेंगे तो हमें इस तरीके से कुछ मिलेगा। आप सभी को पता है कि जब भी हम एक संख्या से दूसरी की संख्या को डिवाइड करते हैं तो चार चीजें हमको मिलती हैं, यानी चार चीजें वहां पे होती हैं: भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल यानी कि डिविडेंड, डिविजर, कोसेंट, रिमाइंडर। तो m यहाँ पे डिविडेंड है जिसको n से डिवाइड किया जा रहा है अर्थात n यहाँ डिविजर है, ये डिविडेंड है अर्थात भाज्य। n से डिवाइड किया जा रहा है यानी n डिविजर है यानी भाजक। q क्या है? भागफल है यानी कोसेंट। और r क्या है? शेषफल यानी रिमाइंडर। और शेषफल की वैल्यू हमेशा, यानी रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी परंतु भाजक से छोटी होती है, अर्थात डिविजर से सदैव छोटी होती है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए, अब a की घात m हम लेके चलते हैं और देखते हैं हमको क्या मिलता है।
तो a की घात m हम लेकर चल रहे हैं, m की वैल्यू हमने रखा n³ प्लस r, और ये बिल्कुल आपको मिलेगा। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे n से, आप खुद सोचो n से अगर मैं m को डिवाइड करूंगा, ठीक है, n से जब मैं m को डिवाइड करूंगा, ठीक है, n से m को जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे कुछ भागफल मिलेगा और कुछ शेषफल मिलेगा। तो भागफल यहाँ पे क्यों है, शेषफल r है। भाई सीधी सी बात है, जब आप किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करते हो तो कुछ भागफल आएगा और कुछ शेषफल बचेगा, और उन सभी में ये संबंध रहेगा, है ना भाई, यही तो होता है क्या। तो यहाँ पे n इज लेस देन इक्वल्स टू m है, तो हम जब n से m को डिवाइड करेंगे तो कुछ भागफल मिलेगा, वो भागफल क्यों है, कुछ शेषफल मिलेगा, वो शेषफल r है। आप ध्यान से देखिएगा, a की घात m हम लेकर चल रहे हैं, तो ये a की घात m, और m का वैल्यू कितना है, n³ प्लस r, तो हमने उसको रख दिया, है ना भाई, m के स्थान पर हमने n³ प्लस r रख दिया। अब देखो यहाँ पे ये घात है, प्लस है, तो टूट सकता है, a की घात n³ और इंटू a की घात r, हमने इस तरीके से इसको तोड़ दिया। अब a की घात n पूरे की घात में q, हमने इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया, क्योंकि ये दोनों गुणे में है तो हम लोग इस घात के ऊपर ये वाला घात बैठा सकते हैं, और ये a की घात r हो गया। और a की घात n को हम e लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर में हमको यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों, ये कहाँ से आया था, क्योंकि a का ऑर्डर n है, a का ऑर्डर n है, इसलिए हमने a की घात n बराबर e लिखा था, और यहाँ a की घात n के जगह पे e लिख रहे हैं हम लोग, तो ये e की घात q हो गया। और आइडेंटिटी की घात में कुछ भी लिखोगे आपको आइडेंटिटी ही मिलेगा, और वो आइडेंटिटी को आप a की घात r से गुणा करोगे तो आपको a की घात r मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे a की घात r अलग हो गया था इससे, और a की घात r, a की घात r, a की घात r। अब देखो हमको क्या दिया है, हमको प्रश्न में दिया था ना a की घात m बराबर e, तो भैया a की घात m बराबर e, इसका अर्थ है कि देखो अब a की घात m का मान आपने कितना लाया है, a की घात m को सॉल्व करके आपने कितना लाया है, a की घात r लाया है, तो a की घात m बराबर e, इसका मतलब a की घात r बराबर e, क्योंकि इसका मतलब a की घात r है, a की घात r बराबर e हो गया। ठीक है, और जहां r कौन है, जहां r कौन है, n से छोटा है। आप खुद सोचो, n से छोटा ऐसा r क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, जो देखो r की वैल्यू क्या है, 0 या 0 से बड़ी होगी। यहाँ पे दो विकल्प है r के लिए, हमको अब तय करना है कि r वास्तव में क्या हो सकता है। तो खुद सोचो, अगर r एक मान लो पॉजिटिव इंटीजर है n से छोटा, तो सोचो अगर r पॉजिटिव इंटीजर हुआ जो n से छोटा है और a की घात r बराबर e मिल रहा है, तो ये फिर ये वाली बात गड़बड़ा जाएगी, फिर तो a का ऑर्डर n नहीं रह पाएगा। क्यों, क्योंकि a का ऑर्डर अगर n है तो इसका मतलब ये है कि n से छोटा और कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए जिसको a के पावर में लगाने से e मिल जाए, और यहाँ पे a की घात r बराबर e मिल रहा है, तो r अगर n से छोटा किंतु पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो समझ जाओ इस बात का खंडन हो जाएगा, ये वाली बात फिर झूठी साबित हो जाएगी। किंतु ये बात झूठी नहीं, ये बात तो सत्य है, ऑर्डर ऑफ a इक्वल n है तो है, क्योंकि प्रश्न में दिया है। इसका अर्थ यह है कि ये r कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, n से छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो एक ही विकल्प बचता है फिर, r को हर हाल में 0 होना चाहिए। r को हर हाल में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि देखो r के लिए यहाँ पे दो चीजें थी, या तो r 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा है इसका मतलब वो n से छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और ऐसी स्थिति में सोचो आप n से छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर जो कि a के घात में लगा हुआ दिख रहा है, इज इक्वल टू e दिख रहा है, मतलब n से छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर जो कि a के घात में लगने से आपको e मिल रहा है, तो फिर तो n फिर a का ऑर्डर कैसे रह पाएगा, क्योंकि ऑर्डर वही होता है जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर हो, जो उस एलिमेंट के पावर में लगने से आइडेंटिटी एलिमेंट प्रदान करे। इसलिए यहाँ साफ साफ तय होता है कि r कोई n से छोटा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, बल्कि r सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प बचता है r के लिए, और वो ये है कि r क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा दोस्तों। तो उसी को हमने लिखा है कि विच इज पॉसिबल ओनली इफ r इज इक्वल टू 0, क्योंकि r देखो n से छोटा है और शून्य से बड़ा है ना भाई। अगर शून्य से बड़ा हुआ अर्थात n से छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो ये वाली बात गलत साबित हो जाएगी, और ये बात गलत नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि प्रश्न में ऐसा बोला है। इसलिए r n से छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर हो ही नहीं सकता, बल्कि वो n से छोटा तो है परंतु वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं बल्कि 0 है, 0। तो r इक्वल 0 मिल गया हमको। अब r इक्वल 0 हम यहाँ रखेंगे तो m इक्वल n³ बचेगा, m इक्वल n³, r 0 हो जाएगा तो m इक्वल n³ होगा। अब देखो, अब m इक्वल n³ है, इसका मतलब n डिवाइड करेगा m को, क्योंकि आप खुद सोचो m के फैक्टर्स के रूप में हमको n दिख रहा है। ये ठीक उसी तरह है जैसे 12 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणित 4, इसका मतलब 3 डिवाइड करते हैं ना 12 को,
क्योंकि 12 को आपने ऐसे दो भागों में फैक्टराइज कर दिखाया जिसमें एक भाग 3 है, इसका मतलब 3 जरूर डिवाइड करेगा 12 को, करता भी है। 4 भी डिवाइड करता है 12 को, इसलिए 4 भी 12 का एक फैक्टर है। तो वैसे ही आप देख सकते हैं कि m आपको दिख रहा है n इंटू क्यू के रूप में, यानी कि n डिवाइड करेगा m को। ठीक, तो दोस्तों ये एक भाग तो सिद्ध हो गया, आपको दिख रहा है m इज इक्वल टू एन क्यू, यानी n डिवाइड करेगा किसको, m को। तो ये एक भाग तो सिद्ध हो गया दोस्तों, ठीक है, n डिवाइड करते हैं m को, ये सिद्ध हो गया क्योंकि वही हमको सिद्ध करना था। अब हमको विपरीत ओर से भी इसको सिद्ध करना पड़ेगा, यानी कि अब आप लेके चलोगे कि n डिवाइड करता है m को और आप दिखा देंगे कि a की घात m बराबर e। चलिए देखते हैं अब ये कैसे दिखाएंगे। देखो n डिवाइड करता है अगर m को, तो निश्चित रूप से m लिखा जा सकता है n इंटू कुछ कुछ के रूप में। ये ठीक वैसा ही है जैसे 3 डिवाइड करता है 12 को, तो 12 को लिख सकते हो 3 गुणित कुछ कुछ के रूप में। ये ठीक वैसा ही है जैसे 4 डिवाइड करता है 28 को, तो 28 को लिख सकते हो 4 गुणित कुछ कुछ के रूप में, है ना भाई। 4 गुणित 7 के रूप में 28 को लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही n डिवाइड करते हैं m को, अगर आप ये मान के चल रहे हैं तो जरूर m को आप लिख सकते हैं n गुणित कुछ कुछ, तो वो कुछ कुछ को q बोल रहे हैं, ठीक है। फॉर सम q बिलोंग्स टू z, q कोई इंटीजर है, ठीक। चलिए अब a की घात m को देखो, तो a की घात m बराबर a की घात n क्यू, क्योंकि ये दोनों बराबर है, m का मान n क्यू अपन रखें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं a की घात n क्यू को हम लिख सकते हैं a की घात n पूरे की घात q, और a की घात n जो है वो क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, क्योंकि a का ऑर्डर है ना भाई, a का ऑर्डर है n, तो इसलिए इसके स्थान पर e रखेंगे, और e की घात q मतलब e, आइडेंटिटी की घात कुछ भी हो आइडेंटिटी आता है। तो a की घात m बराबर e सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था, ये लेकर के ये सिद्ध करना था, ठीक। तो ये कन्वर्स पार्ट हुआ आपका। पहले पार्ट में हमने ये सिद्ध किया कि a की घात m बराबर अगर e है तो जरूर 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 n डिवाइड करेगा m को, जहां n a का ऑर्डर है। तो पहले भाग में हमने ये सिद्ध किया और दूसरे भाग में हमने ये मान के चला और ये फिर सिद्ध किया। दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ a इज नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G एंड p इज प्राइम नंबर। a क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है ग्रुप का जो कि आइडेंटिटी से हट के है, आइडेंटिटी नहीं है, उसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट है, और p क्या है, कोई प्राइम नंबर है, और मान लो a की घात p बराबर e होता है यदि, तब निश्चित रूप से a का ऑर्डर कितना होगा, p होगा। ये कैसे हुआ, इसके बारे में विचार करने के लिए आपको हम होमवर्क देते हैं, इसको आपको विचार करना है कि ये कैसे हुआ, ठीक। और कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा दोस्तों कि इसको सिद्ध करने के लिए या इसको समझने के लिए हमें कौन सा कंसेप्ट मदद करेगा, तो ये आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इसके पहले के टॉपिक्स सेट थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, मैट्रिक्स अलजेब्रा, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, इन सभी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए जा चुके हैं। तो ये सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।